अब आगे क्या होता है बच्चों, आगे है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। अब बच्चों लेखिका तब की बात कर रही है जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली, या ये कहें कि जब आज़ादी मिलने का जश्न मनाया गया, तो लोग लेखिका कह रही है कि दुर्भाग्य से मैं उस समय बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, आगे होता क्या है कि लेखा करे कि मैं बीमार थी, तो उन दिनों की टाइफाइड की बहुत बीमारी चल रही थी, इसी को जानलेवा कहा जाता था और लोग टाइफाइड से मर रहे थे। तो लेखा कह रहे हैं बच्चों कि मेरे रोने धोने के बावजूद कि मुझे भी जाना है जश्न मनाने, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में मनाने से इजाज़त नहीं दी। उन डॉक्टरों ने मना कर दिया। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर थे वहाँ पे वो क्या थे, उन लेखा के नाना के अच्छे दोस्त थे, और उनसे ज़्यादा तो नाना थे। तो इसलिए जो लेखा के पिताजी हैं, जो क्या करते थे, बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, सब लोगों से लड़ते भिड़ते थे, वो भी चुप हो गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। ठीक है, लेखा कह रहे अपने बारे में कह रहे हैं, मैं क्या कर रही थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, कलप रही थी कि क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। ठीक है, लेखा कह रही है बच्चों कि मैं उस समय मात्र में कितनी थी, 9 साल की थी। तो इतनी छोटी सी, तो मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया, अगर मेरे पास गुड़िया देते और मैं खुश हो जाती, और इतनी भी बड़ी नहीं थी कि डॉक्टरों के तर्क को समझती या डॉक्टरों की बातों को समझती कि वो क्यों मना कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है कि तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। अब क्या होता है, जब उसके पिताजी बहुत परेशान हो गए, लेखा के पिताजी, तो उन्होंने क्या किया, ब्रदर्स कारामजो एक क्या है बच्चों, उपन्यास है, उस उपन्यास को लेखिका को पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब आगे क्या होता है बच्चों कि लेखा कह रहे हैं कि किताबें पढ़ने का तो मुझे बहुत मिराग था, मतलब मुझे बहुत शौक़ था, किताब पढ़ने का तो मुझे बहुत शौक़ था। तो उसके बाद कुछ देर बाद लेखा कह रही है, तो जब मेरे पिताजी ने मुझे वो उपन्यास दिया, तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सब लोग इंडिया गेट जा चुके थे, और जो पिताजी थे वो क्या थे, दूसरे कमरे में बैठ कर के अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो लेखा कह रही है बच्चों कि उसके बाद मैंने क्या किया, रोना धोना छोड़ कर के मैंने भी किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। लेखा कह रहे बच्चों कि जब एक बार शुरू कर लेने पर, उस किताब को एक बार को शुरू करने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ लूं। ठीक है,
तो उस वक्त ब्रदर्स कराम जो मुझे देने में क्या तुक थी यह तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। ठीक है बच्चों, लेखा आगे कह रही है कि उस समय जब मैं केवल 9 साल की थी तो उस समय मुझे जो ये ब्रदर्स कराम जो उपन्यास दिया गया उसको मुझे देने में क्या कारण था। लेखा कह रही है मुझे तब मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई है वो लेखा कह रही है वो मैं अब तक नहीं जानती कि वो किताब मेरी समझ में कितनी आई है, क्योंकि उसके बाद उसने किताब को इतनी बार पढ़ा, इतने सारे पार्ट उसमें से पढ़े कि वो आपस में सारे के सारे मिल गए। कुछ भी पता नहीं है किस कहानी में किस अध्याय में क्या होता है। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। ठीक है, अब लेखिका बच्चों आगे कहती हैं कि कितनी पहली बार में पढ़ने में मेरे पल्ले पड़ा और कितने बाद में मुझे समझ आया। ये कहना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है कि मुझे कितना समझ में आया। पर बच्चों लेखिका एक बात कह रही है कि मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसमें मैंने एक अध्याय पढ़ा जो इस अध्याय में क्या था, बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में कहा गया था कि मुझे पहली बार में कंठस्थ हो गया था। जब मैंने पहली बार उसे पढ़ा तो मुझे याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। ठीक है, अब लेखिका बच्चों आगे कह रही है कि वह पाठ उम्र के हर पड़ाव पर, उम्र की हर सीढ़ी पर वो मेरे साथ रहा, वो वाला पाठ। ठीक है, और जब भी बच्चों लेखिका कह रही है कि जब भी मैंने लिखने का काम किया तो मेरे लेखन में भी वो एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरे नाटक नहीं, वह 3 किलो की छुरी जैसी कहानियाँ, वो कठगुला उपन्यास के कई अंश। ठीक है, जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छुरी, कठगुलाब, इन कहानियों में बच्चों इन उपन्यासों में उन्होंने क्या किया है, लेखिका ने उस अध्याय के जो उन्हें याद है उसके कई भाग लिखे हैं। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों, आगे लेखिका कहती है कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों, लेखिका कह रही है कि माँ जी की मन्नत का ही असर रहा होगा कि मैं ही नहीं कि मेरी जो 4 बहनें थी लड़की होने के नाते वो किसी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। ठीक है, किसी ने भी उनका कुछ नहीं किया, किसी ने भी उनके साथ अत्याचार नहीं किए। ठीक है, अगर वो लड़की थी तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नानी, माँ और परदादी की परंपरा को उन्होंने बरकरार रखा। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। अब बच्चों लेखिका क्या कर रही है, अपनी बहनों के बारे में बता रही है। ठीक है, कि मेरी जो जो पहली लड़की हुई जिसके लिए लेखिका की माँ ने, परदादी ने बहुत मन्नत मांगी थी, वो थी लेखिका की। लेखिका कह रही है वो मैं नहीं थी बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। ठीक है, कि लेखिका कह रही है बच्चों कि मंजुल भगत का जो घर का नाम था वो क्या था, रानी था, और बाहर का नाम था मंजुल। तो वो लेखिका का पूरा नाम क्या हुआ, मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। क्योंकि बच्चों लेखिका कह रही है
कि उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नामकरण करने में कोई हीन भावना भी आड़े नहीं आई। ठीक है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, लेखा कह रहे हैं कि पैदाइश तो वो जैन से हुई, लेकिन अब उन्होंने जैन नाम को छोड़ कर के वो भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था ओशा, बाहर का मृदुला। ठीक है, अब बच्चों लेखा आगे कह रही है कि दूसरे नंबर की जो बहन थी वो कौन थी, वो थी मैं। मेरे घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया। सोबत और लेखा का नाम चला मृदुला गर्ग। ठीक है, आगे बच्चों लेखा कह रही है कि मैंने भी क्या किया, शादी के बाद ही मैंने भी लिखना शुरू किया और मेरा भी नाम चला। ठीक है, तो मैंने शादी के बाद लिखना शुरू किया और मेरा भी नाम हो गया फिर मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। ठीक है, लेखा कह रही है बच्चों कि मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया था तो उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। ठीक है, कि शादी के बाद ही नाम बदलने का रिवाज भी उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने गोपापंथी घरगुशियों क्यों हो, नाम क्यों बदला। ठीक है, मन्नू भंडारी के बारे में कहकर बच्चों लोग उनसे पूछते थे कि आप लोग इतने गोपापंथी घरगुशियों क्यों हो, क्यों तुम लोग अपना नाम बदल देते हो। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो बच्चों जब लोग उनसे पूछते थे कि तुम लोग नाम क्यों बदलते हो, कि तुमने नाम क्यों बदला, तो लेखा करे बच्चों कि हमारे पास उसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और जवाब अभी भी नहीं है। पर लेखा कह रही है बच्चों कि नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते हुए हमने नहीं देखा है। देखने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। ठीक है, अब लोग क्या करते थे बच्चों, लेखिका के पिताजी से पूछते थे कि 5 बेटियों से क्या आपका मन नहीं बना है जो आप क्या कर रही हो, हर बेटी के 2-2 नाम रख कर के छोड़ रही हो। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। अब लेखिका बच्चों अपने बाद की बहन की बात कर रही है कि मुझसे जो छोटी बहन थी तो उसका घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती, उनका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। अब बच्चों लेखा की जो बड़ी बहन थी और लेखा थी, ये दोनों तो लिखती थी, लेकिन जो तीसरे नंबर की जो गौरी थी या चित्रा थी वह नहीं लिखती थी, क्योंकि वह कहती थी बच्चों कि वह इसलिए नहीं लिखती है क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि उसके बाद जब लेखा की चौथी और पाँचवें नंबर की जो बहनें पैदा हुईं तो पिताजी ने क्या किया, तो पिताजी को ज़माने से उन्होंने बहुत सुना पिताजी ने, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक
भाई हुआ राजू। ठीक है। अब बच्चों 5 बहनें हो गई हैं और 5 बहनों के बाद क्या हुआ, उनका एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अब बच्चों लेखा कह रही है कि मज़े की बात तो यह थी कि बीच की 2 बहनें लेखन से बची रही। और उसके उसके बाद फिर अचला और राजीव फिर से उसमें जा फंसे, वो भी लिखने का काम करने लगे। अब बच्चों लेखा कह रही है कि अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की राज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। ठीक है। अब लेखा कह रही है बच्चों कि जो अचला है, जो उसकी बहन है, वो क्या है, लेखा से 8 साल छोटी है। तो लेखा कह रही है बच्चों कि वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए उसने क्या किया, अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। लेकिन उसके बाद जो उसका छोटा भाई राजीव था, उसने क्या किया, हिंदी में ही लिखना शुरू किया। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखा कहती है कि हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अब लेखा बच्चों अपने बारे में बताती है कि हम 4 लिखते थे और पूरा ख़ानदान हमें पढ़ता था। लेकिन बच्चों लेखा कह रही है कि मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता था। ठीक है, उनके घर में कोई भी उनके लेखन लेख को नहीं पढ़ते थे। तो लेखा कह रही है कि इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा कि ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप रही। तो लेखा कह रही है कि उसके बाद मुझे धीरे धीरे इसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे कि जब उन्होंने उनके लेख नहीं पढ़े तो क्या हुआ कि लेखा कह रहे हैं कि कम से कम घर के अंदर तो मुझे हिंदी आलोचना के बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। मतलब कम से कम ये तो हुआ कि ससुराल वाले मुझे घर के अंदर ऐसा करने देते थे, वो मुझे लिखने देते थे और मुझे लिखने के बारे में कुछ भी नहीं कहते थे। खैर, मैं अपनी नहीं उन उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत की नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। ठीक है। अब लेखक कह रहे हैं बच्चों, खैर मैं तो अपनी नहीं लेकिन उनकी बात कह रही हूँ जो जिनके लिए परदादी ने मन्नत की थी और वो धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखा कहती है कि मैं अपनी नहीं, मैं उनकी बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत से धरती पर आई और लेखक नहीं बनी, और जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, ऐसा क्या है, समझ में आता है। कि जैसे मेरे पिताजी ने क्या कहा था, लेखा कह रही है कि जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। ठीक है। अब अपनी बहनों के बारे में बता रही है मृदुला गर्ग जी, जो लेखिका हैं, वो कह रही हैं कि लेकिन यहाँ तो क्या था, वहाँ तो उसके पिताजी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसने लिखा है तो अच्छी बात है, जो लेखक बने नहीं बने तो वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेखा कह रहे हैं बच्चों, उधर तो ऐसा था लेकिन यहाँ क्या था कि लेखा अपने बारे में कह रहे हैं कि हम तो शेर थे और गैर लेखिकाएँ सवा शेर। चौथे नंबर वाले रेणु का आलम ये था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। ठीक है। होता क्या था कि लेखा कह रही है कि जो चौथे नंबर की जो बहन थी मेरी रेणु, उसका तो आलम ही यह था
कि गर्मी के दोपहर में स्कूल से जब वो वापस आती थी और जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती थी, तो जो रेणु थी वो क्या कर देती थी, गाड़ी में बैठने को मना कर देती थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। कि वो कहती थी कि इतना सा रास्ता अगर हम खुद पैदल ही इसे तय नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो हम ये क्या है, राजाओं के जैसे प्रतीक है। जैसे राजा रहते हैं मज़े में, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं करते हैं, हम भी वैसे ही हैं। जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। और साथ में ही क्या था, एक बात तो ये भी थी, दूसरी बात क्या थी कि पिताजी भी क्या करते थे, उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा खरामा। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों, आगे क्या होता है कि जब वो घर आते तो वो क्या होता है कि रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की भी, फारिग मतलब उसे काम से छुटकारा दिलाने की। ठीक, तो आगे क्या होता है कि माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा। कि आगे क्या होता है कि माँ, लेखक कह रहे हैं कि माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, लेकिन जो पिताजी थे वो काफ़ी क्या थे, काफ़ी कुढ़ते भुनते जब वो देखते कि अचला तो गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु क्या कर रही है, रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर और धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि बचपन में एक बार क्या होता है, लेखा कह रही है कि बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था। ठीक है, जो एक मोटरसाइकिल पर जवान सवार आकर उसके हाथ में दे गया था। ठीक है, एक जवान आया और उसने उस चित्र को किसे दे दिया, रेणु को दे दिया। ठीक है, पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। ठीक है, तो आस पड़ोस में क्या हो गया था बच्चों, इन बच्चों का बहुत अच्छा रुतबा हो गया था रेणु का। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, और रेणु गाड़ी में बैठने के साथ ही उसे पेपर देने में भी काफ़ी परहेज था, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं होती थी पढ़ने की। ठीक है, स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। अब बच्चों पढ़ने लिखना नहीं चाहती थी, उसे अच्छा नहीं लिखता था, जबकि उसके पिताजी उसे पढ़ा भी रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं बच्चों कि स्कूल तो जैसे तैसे में उसने पास कर लिया, लेकिन जब बीए की परीक्षा आई तो उस बार तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना ज़रूरी क्यों है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। अब आगे क्या होता है बच्चों, जब बीए के पेपर आए, पेपर देने की बारी आई तो वो अड़ गई। उसने क्या कहा, रेणु ने, कि पहले मुझे ये बताओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं क्या करूँगी, पेपर दूंगी।
अगर मुझे इस बात का यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है बीए करने से तो ठीक है, मैं पेपर दे दूँगी, वरना मैं पेपर नहीं दूँगी। तो लेखा कह रहे हैं बच्चों कि हमने तरह तरह के उसे तर्क दिए। माँ ने भी कहा और पिताजी से पूछो। अब बच्चों आगे है कि पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगे, शादी कर पाओगे, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। अब उसके पिताजी ने बच्चों लेखा के पिताजी ने भी उस रेणु को समझाया कि तुम क्या करोगे, अगर बीए का पेपर दोगी तो नौकरी मिलेगी, शादी करोगी और लोग तुम्हें क्या करेंगे, इज्जत से देखेंगे। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों, लेखा कह रही है कि कोई भी तर्क उसे अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा, न रेणु को लगा न खुद को लगा। तो आखिर में उन्होंने क्या किया, कुतर्क का सहारा लिया जो पहले से ही माँ बाप के काम आता है, जो पहले से माँ बाप कहते हैं कोई बात, वही बात उन्हें वही बात काम आई। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि तो उसके पिताजी ने कहा, लेखा के पिताजी ने, कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो तुम करो, जो भी मैं कह रहा हूँ वो करो। तो रेणु ने क्या किया बच्चों, बीए पास तो उसने कर लिया लेकिन सिर्फ किस लिए, पिताजी की खुशी के लिए, और पास होने लायक वो नंबर लेकर आए। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों कि लेखा कह रही है कि सच बोलने में तो वो माँ से भी 2 कदम आगे है, बहुत झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल भी सच बोलती हैं। तो लेखा कह रही है बच्चों कि गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं। ठीक है, उसका सच सुनकर को लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है, लेखा कह रही है बच्चों कि आज भी अगर उससे कोई भेंट करता है, थोड़ा सा अगर कोई उसे मिलता है तो वो क्या कहती है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। आगे है, 30 नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। ठीक है, अब आगे बच्चों लेखिका आगे कह रही है जो 30 नंबर पर थी वो थी, 30 नंबर पर है चित्रा थी। वह क्या थी, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने में वो दिलचस्पी नहीं रखती थी। ठीक है, खुद पढ़ने में वो दिलचस्पी नहीं रखती थी लेकिन औरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि पेपर में उसके नंबर कम और उसके जो और रहते हैं, जो उसके सारे जो और लोग रहते हैं उनके ज़्यादा आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों कि कि लेखा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो चलो ये सब तो चलता था। अब जब उसकी चित्रा की शादी का समय आया, वक्त आया, तो उसने क्या किया बच्चों, एक नज़र में उसने लड़के को पसंद कर दिया। लड़का पसंद करके उसने सबसे कह दिया कि वो शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। ठीक है, अब बच्चों लेखक कह रहे हैं कि मुश्किल बात तो ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ था, वो भी उसे भी कुछ पता नहीं था।
लेकिन लेकिन बच्चों लड़के का कहना था, उसका कहना था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। ठीक है, तो बच्चों जो चित्रा है वो कहती थी, उसका कहना ये था कि वो जो सोच लेती है वही वो करके रहती है, करके रखती है, तो उसकी शादी किससे हुई? उसी लड़के से हो गई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। ठीक है, अब आगे क्या है कि चित्रा की जो शादी हुई बच्चों वो उसी लड़के से हुई। कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई, आती भी क्यों? क्योंकि उसने क्योंकि उसने कहा था कि मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वही होकर रहता है। तो बच्चों बात आगे खींची ही नहीं और पहली मुलाकात में ही उन दोनों की शादी हो गई। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों? लेखा कह रही है कि हम सब बहनों में जो छोटी बहन थी अचला, वो काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती, मतलब वो परेशान सी रहती। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला दिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। अब आगे क्या होता है बच्चों कि लेखा की जो सबसे छोटी बहन थी अंचला, वो क्या है बहुत थोड़ी परेशान रहने लगी। ठीक है, तो उसने पिता का कहना भी माना। तो पहले उसने अर्थशास्त्र से किया एमए, फिर उसने पत्रकारिता में दाखिला लिया, फिर पढ़ा, फिर ढंग से पास भी हो गई, अच्छी तरह पढ़ाई की और पास हुई। फिर पिता की पसंद से उसने शादी भी कर ली, पर आगे लीक पर नहीं चल पाए। घर बार में मन ज़्यादा रोचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या होता है बच्चों, उससे उसको भी लीक पर नहीं चल पाए, मतलब वो जो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब वो उस पर नहीं चल पाए कुछ और काम करने में, और घर बार में उसका ज़्यादा मन नहीं लगने लगा। और उसने भी लेखा कह रही है कि उसने मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 साल पार करते ही उसने उससे भी लिखने का रोग लगा लिया। उसके बाद आगे है बच्चों कि एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। ठीक है, अब लेखा बच्चों आगे कहती है कि एक बात तो हम सब बहनों में एक जैसी थी। वो क्या थी कि घर बार को हमने परंपरागत तरीके से भले न चलाया हो, लेकिन हमने उस घर को तोड़ा नहीं। जहाँ हमने शादी एक बार की उसको हमने हमेशा के लिए कायम रखा, चाहे बात तलाक तक भी पहुँच गई हो, लेकिन फिर भी हमने यह बात कायम रखी, फिर भी हम उसमें डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। ठीक है, तो बच्चों जो लेखा है वो कह रहे हैं कि शायद इसलिए भी हुआ होगा, शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सब विश्वास करती हैं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मतलब अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे कहीं, तो उससे कौन सा हमारा को जो पहले का हमारा प्रयोजन था, जो पहले का हमारा सोच रखा था वो पूरा हो सकता है। वो तो घर के भीतर रहते हुए भी अगर हम घर के भीतर भी रह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं तो वो भी काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें
चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। अब आगे क्या हुआ बच्चों, लेखिका अब अपने बारे में बता रही हैं कि शादी के बाद जब मैं कहाँ गई, बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है डालमिया नगर। तो लेखा करे कि मैं वहाँ पे कस्बे में रहने लगी। वहाँ पे क्या होता था बच्चों, वहाँ पे बिहार के छोटे से कस्बे में डालमिया नगर में वहाँ पे मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, जब भी वो पिक्चर देखने जाते थे तो अलग अलग सीट दूर दूर बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। ठीक है, लेख का कह रहे हैं बच्चों कि मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली में कॉलेज की नौकरी छोड़कर मैं वहाँ पहुँची थी क्योंकि मुझे नाटकों में अभिनय करने का बहुत शौकीन था। ठीक है, मैं नाटकों में अभिनय करने वाला नाचने गाने का मुझे बहुत शौक था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना किया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब आगे क्या होता है बच्चों कि लेखिका कह रही है कि मुझे नाचने गाने का शौक़ था तो मैंने उनके चलन से कभी हार नहीं मानी। उनके चलन से मतलब जैसे वहाँ पे हो रहा था डालमिया नगर में कि औरतें मर्द अलग अलग बैठ रहे थे, तो लेखिका कह रही है कि मैंने उस चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर ही क्या हुआ, उन्होंने उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराई मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया कि तुम भी क्या करो, इन आदमियों के साथ नाटकों में काम करो। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब लेखिका बच्चों आगे कह रही हैं कि 4 साल तक, उसके बाद हमने 4 साल तक नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए भी इन्हीं लोगों के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब लेखिका बच्चों आगे कह रही है कि वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब आगे क्या होता है बच्चों, उसके बाद लेखिका कह रही है कि फिर मैंने वहाँ बिहार के डालमिया नगर को छोड़ करके वहाँ से निकली तो मैं कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। अब लेखिका वहाँ रहने लगी। तो लेखिका कह रही है बच्चों कि तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और दोनों के दोनों स्कूल जाने की उम्र पर पहुंच चुके थे, लेकिन जब वो कर्नाटक गई तो वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे के एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। अब आगे होता क्या है बच्चों कि लोगों ने उन्हें राय दी होगी। जब लेखिका को ये पता लगा कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है तो लोगों ने उसे राय दी। तो लेखिका कह रही है कि लोगों की राय पर मैंने क्या किया, मैं पास के ही एक कैथोलिक बिशप, एक मिशन है, वहाँ गई और वहाँ जाकर लेखिका ने कहा कि जो सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से क्या करो, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दो। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो बच्चों उन फैक्ट्री वालों ने कहा, वो मिशन था, उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में क्रिश्चियनों की संख्या, जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, तो इसलिए हम यहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। ठीक है, तो लेखिका ने क्या किया बच्चों, लेखिका ने कहा कि जो क्रिश्चियन लोग भी नहीं थे, जो हिंदू लोग थे, उन लोगों को भी लेखिका ने उनके बच्चों को भी
शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना अपना आग्रह जारी रखा। इसरार कहते हैं उन्होंने उनसे आग्रह किया। ठीक है, तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा बच्चों, उन मिशन वालों ने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें यह यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 साल तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। ठीक है, तो लेखा कह रही है बच्चों, मृदुला गर्ग जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि अगले 100 साल तक चलता रहेगा, ऐसा हमें यकीन दिलाओ, तो लेखिका कह रही है कि मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने कहा कि स्कूल की तो छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वो 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है। ठीक है, तो मिशन वाला को भी बच्चों क्या हो गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने भी कहा कि खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के न पढ़। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि बच्चे के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। उन लोगों को भी जब गुस्सा आया तो उन्होंने ये वाली बात कह दी। बात कड़वी थी पर 100% सच। तो बच्चों लेखिका कह रही हैं कि बात तो ये कड़वी है, लेकिन 100% सच भी है। 100% ये सच बात है कि उन्होंने जो बात कही वो सही कही। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। ठीक है, सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। अब आगे क्या होता है बच्चों, जब उन मिशन वालों ने भी मना कर दिया तो लेखा कह रही है कि सच के आगे तो सिर झुकाने की हमारी बचपन से ही आदत है। तो लेखिका कह रही है कि मैंने तय किया कि मैं क्या करूँगी, खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और फिर क्या करूँगी, कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। अब क्या होता है बच्चों, क्या हुआ, लेखिका कह रही हैं कि वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से जो ये व्रत था, जो मैंने संकल्प लिया था, वो पूरा हुआ। लेखिका ने वहाँ विद्यालय खोल दिया और उसके बाद लेखिका कह रही है कि मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग जो प्रसिद्ध स्कूल थे वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया। अब लेखिका बच्चों आगे कहती हैं कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। ये अब बच्चों लेखिका कह रही है कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने क्या किया, अपने जिद्दीपन से मैंने वो नमूने पेश किए, पर बच्चों लेखिका कह रही है कि सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। सबसे ज़्यादा लेखिका कह रही है कि सबसे ज़्यादा मैंने जो लेखन का कार्य किया उससे मुझे एक आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो बच्चों लेखिका क्या कह रही है, मुझे इतना अच्छा लेखिका करे, मैं काम कर रही हूँ, मुझे मंच भी मिल रहा है लिखने के लिए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुँच सकती।
1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नदी नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेखिका कह रही है हुआ ये कि 1950 के अंतिम दौर में, जब 1950 के अंत में एक रात क्या हुआ, दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। तो दिल्ली की खासियत क्या है बच्चों, वहाँ पे थोड़ा सा पानी बरसते ही जो नाले पर नाले क्या हो जाते हैं, सब में बाढ़ आ जाती है और पुलों के नीचे पानी भर जाता है। और इससे क्या होता है, पूरे जो यातायात रहता है, गाड़ियाँ वगैरह रहती हैं, वो रुक जाती हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। अब हुआ क्या बच्चों, लेखिका कह रही है कि जब दिल्ली में इतनी बारिश हुई तो वहाँ पे यातायात ठप हो, जब यातायात बच्चों वहाँ पे ठप हो जाता है बारिश में, तो लेखिका कह रही है कि वहाँ पे इतनी कयामत बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो सरकारी वहाँ पे ऑफिस थे उनके, जो पहली मंजिल थी नीचे वाले उनके, वो पानी से भर गई और वहाँ पानी में फाइलें तैर आई। तो उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह देखा तो किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। और जाहिर सी बात है कि जिस बस से रेणु जाती थी स्कूल, वो भी स्कूल बस भी उसे लेने नहीं आए। तो रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता। ठीक है बच्चों, जब रेणु की बस नहीं आई, उसे लेने नहीं आए, तो रेणु ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो जब सब लोग घर में सब लोगों ने समझाया कि नहीं जाना, स्कूल बंद होगा, तो उसने कहा कि आप लोगों को कैसे पता है कि स्कूल बंद है। इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। अब आगे क्या होता है बच्चों, जब रेणु ने ये बोला कि आप लोगों को कैसे पता, तो इस सवाल का अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था कि स्कूल बंद क्यों है। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा था। तो बच्चों, लेखिका कह रही है कि हमारे यहाँ फ़ोन तो उस टाइम लगा था और स्कूल में भी रहा ही होगा, लेकिन बारिश के चलते सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, रेणु क्या करती है, फिर अकेली ही पैदल स्कूल चली जाती है। और गनीमत तो यह रहती है कि एक साथ बारिश बरसने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। अब होता क्या है बच्चों कि हुआ क्या कि तो एक मत जब बारिश हुई तो बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद जो सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु ने क्या किया, रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। तो हुआ क्या था, जो पहले ही घर वालों ने कहा था कि स्कूल बंद है, वही हुआ था। तो क्या हुआ था कि स्कूल बंद था, तो जो चौकीदार था वह रेणु को देखकर दंग रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। ठीक है, तो चौकीदार जब उसको देखकर दंग रह गया, तो रेणु को इस बात का कोई मलाल, मतलब उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो रेणु ने क्या किया बच्चों, वो फिर वहाँ से वापस 2 मील चलकर घर पहुँच गई। तो सबने कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि स्कूल बंद होगा।
ठीक है। तो आगे क्या होता है, उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे क्या होता है, तो जब वो घर आती है लोग कहते हैं कि घर के लोग कहते हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था स्कूल बंद है, लेकिन वह कहती है, रेणु कहती है कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आया। कि उसके बाद बच्चों लेखिका कह रही है अंत में, कहानी के अंत में कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जब क्या था इतना पानी भरा हुआ था और वो अकेले ही स्कूल गई और जगह जगह पानी से लपलप करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है। तो बच्चों लेखिका अंत में यही कहती है कि सच में अगर देखा जाए तो अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है।